ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि ऑनेस्टी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? एनोनिमिटी, ओके, नॉन पार्टिजनशिप, ओके, एंड एम्पथी। ये वैल्यूज जो हैं ये कल सुबह हम कर लेंगे। टुमारो मॉर्निंग विल बी डन विथ इट। उसके बाद शाम को हम लोग ट्राई करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी, ओके, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, जो एलाइड टॉपिक्स रह गए हैं इसके एप्टीट्यूड के और फाउंडेशनल वैल्यूज के, वो करके कल हम निपटा दें। ओके, टुमारो हमें देखना होगा कि खत्म कर दें एज सुन एज पॉसिबल एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज। उसके बाद एक आपका इम्पोर्टेंट बचेगा, वो सिटीजन्स चार्टर और वो सब नहीं है, वो वाला जो फोर्थ यूनिट है, वो वाला फोर्थ जो यूनिट है वो बचेगा। ओके, एक बार देख लेते हैं। लेट अस सी। यस, ये देख रहे हो, एटीट्यूड हो जाएगा, एप्टीट्यूड हो जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स इज डन। ये बचेगा पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज, एथिक्स, प्रोबिटी एंड गवर्नेंस। ओके, थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, मे बी नेक्स्ट वीक तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वीक तक एक्सटेंड हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट फ्रेट अबाउट इट। लेकिन हमारा जो टारगेट है कि 30th ऑफ अगस्त तक हम एक ऐसे पोजीशन में आ जाए कि हमारा एथिक्स 100% कंप्लीट हो जाए। हमारा जो एथिक्स है वो 100% कंप्लीट हो जाए, हम बेटर आंसर्स लिख पा रहे हैं, एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना के मल्टीपल रिविजन्स करके उसको दिसंबर के बाद हम ठंडे बस्ते में रख के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो ऑनेस्टी simply means representing what exactly is in convergence of your thoughts and actions। आपके थॉट्स, आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कर रहे हो, वॉट यू आर डूइंग एंड वॉट यू आर थिंकिंग, उनके बीच का जो कन्वर्जेंस है। ओके, द कन्वर्जेंस, यस इट इज इंटरलिंक्ड विद जीएस टू गवर्नेंस। ओके, सो उनके बीच का कन्वर्जेंस है, योर थॉट एंड योर एक्ट। ओके, उसको आप किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑनेस्टी। आप क्या बोल रहे हो, वॉट एवर यू आर सेइंग, is it getting reflected in your action, and is your action in sync with what you are saying? That is more or less honesty। इसका ऑनेस्टी का एक और अच्छा डेफिनेशन मेरे को मिला है, आई विल जस्ट शेयर इट विथ यू। ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस, ओके, इज अ फेसेट ऑफ मॉरल कैरेक्टर। क्या है ये? मॉरल कैरेक्टर का, आपके एक इंडिविजुअल के मॉरल कैरेक्टर का फेसेट है, दैट कनोट्स पॉजिटिव एंड वर्चुअस एट्रीब्यूट्स। वो क्या करता है? मोरल कैरेक्टर का एक फेसेट जो दिखाता है पॉजिटिव और वर्चुअस एट्रीब्यूट, सच एज इंटेग्रिटी, ट्रुथफुलनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ओके, तो आप हम कह सकते हैं एक तरीके से दैट, अगर मैं एक ऐसे डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो सपोज बाहर में इंटेग्रिटी है, ऑलराइट, अंदर में ऑनेस्टी है, ठीक है, उसी उसी तरीके से अपराइटनेस ले लो। तो एक तरीके से ये सारी चीजें एक दूसरे का सबसेट और सुपरसेट, ऑलराइट, ये बाकी चीजें, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस, एक तरीके से एक दूसरे का सबसेट और सुपरसेट। ओके, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में फर्क क्या होता है? सुबह इंटेग्रिटी पढ़ा था, अभी ऑनेस्टी पढ़ते हैं। लेकिन तो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में फर्क क्या होता है? सो ऑनेस्टी इज बीइंग ट्रूथफुल and standing by our words, whereas integrity is consistency in value system, thoughts and actions। हमने स्टार्टिंग में सुबह में क्या पढ़ा था? व्हाट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ इंटेग्रिटी? कंसिस्टेंसी, राइट, कंसिस्टेंसी था। उसके साथ एक और चीज पढ़ी थी कि इंटेग्रिटी क्या नहीं होता है, इट डज नॉट चेंज विथ सिचुएशन, इट डज नॉट चेंज विथ सिचुएशन। ओके, यस, रिफ्यूजल टू चेंज, एक तरीके से आप इसको कह सकते हो। ऑनेस्टी क्या है? इट इज टेलिंग अ लाई मे और मे नॉट ब्रेक आर ऑनेस्टी। अब हम अगर सपोज यहाँ पर लाई ले आए, झूठ बोलना, ओके,
उसको अगर हम इसको इंक्लूड कर दें, तो टेलिंग अ लाई मे और मे नॉट ब्रेक आवर ऑनेस्टी। हो सकता है वो ब्रेक कर दे, हो सकता है वो हमारी ऑनेस्टी को ब्रेक ना करे। वेयर एज बीइंग ट्रूथफुल इज अगेन अ प्री कंडीशन ऑफ हैविंग इंटेग्रिटी। आपने अगर झूठ बोला, इफ यू हैव लाइड, ओके, इफ यू हैव लाइड, तो आपकी इंटेग्रिटी टूट गई। लेकिन हो सकता है कि ऑनेस्टी बरकरार रहे। ऑलराइट, honesty is one of components of integrity. It is one of the components of integrity, whereas integrity is a superset of honesty. Integrity subsumes honesty. मतलब honesty जो है वो एक पार्ट है integrity का। integrity is composed of many things. अब integrity क्या चीजों से बनता है वो ध्यान दो ना। integrity आपका honesty से बनता है, तो honesty एक पार्ट हो गया। integrity आपका consistency से बनता है। ओके, इसमें कंसिस्टेंसी भी है, इंटेग्रिटी में ट्रूथफुलनेस भी होता है। देन यू आर यू आर सेट टू हैव इंटेग्रिटी। ओके, तो ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी से बनता है आपका इंटेग्रिटी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑनेस्टी क्या है, एक इसका कंपोनेंट है, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इंटेग्रिटी। ओके, सो सबसे जो कोर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में, दैट इंटेग्रिटी में कंसिस्टेंसी एंड बीइंग ट्रूथफुल इज अ प्री रेक्विजिट। उसके बिना इंटेग्रिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। योर इंटेग्रिटी विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, योर इंटेग्रिटी इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। ओके, सी यस, दैट्स प्रोबिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, इस तरीके से चल सकता है। राइट, सो आपकी इंटेग्रिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट विथ योर थॉट एंड एक्शन। एक और चीज मैंने बताया था, याद करो, दैट व्हाट यू से हैज टू बी इन सिंक विथ व्हाट यू डू, and what you say has to be in sync with what you think. ये बताया था सुबह। Do you guys remember? What you think, what you think, आप क्या सोचते हो, it has to be in sync with what you say। आपके मुंह से क्या बातें निकल रही हैं और आपकी आपके जबान से क्या बात निकल रही है, that has to be in sync with आप अपने हाथ पैर से क्या कर रहे हो। Yes, what sort of lie will not make you dishonest? Okay, suppose there is a concept of white lie, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वाइट लाई। ओके, अगर सपोज आपको आपको ऑफिस पे डांट पड़ी, ठीक है, आपके बॉस ने आपको डांटा, एंड आपके लड़के का बर्थडे है, ठीक है, आप अब घर गए एंड योर किड इज हैविंग हिज बर्थडे पार्टी एंड यू आर लुकिंग ऑफ। ओके, ठीक है, तो आपने व्हाइट लाई कहा कि नहीं, आई एम फाइन एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। आपने क्यों झूठ बोला? बिकॉज आपको अपने यू हैव टू प्रोटेक्ट योर किड, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर किड। ओके, सो ऑनेस्टी यहाँ पर नहीं टूटा आपका। यू आर बीइंग ऑनेस्ट बट यू सेड लाई। ओके, यू सेड अ लाई। ओके, झूठ झूठ होता है। ओके, सो दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। झूठ झूठ होता है। एक महाभारत में था, अश्वत्थामा का सुना है, हाउ द्रोणाचार्य वॉज किल्ड। अश्वत्थामा का नरो वा कुंजरो वा, यस, आपने सुना है कैसे कि वो अश्वत्थामा सो द्रोणाचार्य को खत्म करने के लिए बेसिकली उन्होंने सबसे पूछा कि अश्वत्थामा मर गया है। अश्वत्थामा वाज हिज सन एंड अश्वत्थामा वाज आल्सो एन एलिफेंट। सो उन्होंने सभी से पूछा, उन्होंने क्या सभी से पूछा, तो उसमें जिनसे सबसे पूछा सब बोला हाँ अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन किसी ने नहीं बताया, एलिफेंट ने। लेकिन जब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, ओके, तो युधिष्ठिर को बोला कि तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। ओके, तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो, यू कैन नॉट लाई। सो युधिष्ठिर डिडंट लाई देयर, वहां पर उन्होंने झूठ नहीं बोला युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर सेड दैट यस अश्वत्थामा इज डेड, द पर्सन और द एलिफेंट, नरो वा कुंजरो। राइट, नरो वा कुंजरो, नर मतलब मैन और एलिफेंट। और जब ये बोल रहे थे मैन, राइट, व्हेन ही वाज सेइंग मैन, राइट, और जब ये एलिफेंट की बात आई तब बिगुल बज गया था, उस समय शंख बजना शुरू हो गया था, ठीक है, एंड आई थिंक दैट वाज डन बाय श्री कृष्ण। ओके, तो आप यहाँ क्या कह सकते हो, क्या उसकी ऑनेस्टी खत्म हो गई? उसकी इंटेग्रिटी कोलैप्स जरूर कर गई, युधिष्ठिर की इंटेग्रिटी जरूर कोलैप्स कर गई।
ठीक है, यस। लेकिन ऑनेस्टी क्या हम कह सकते हैं? ऑनेस्टी मतलब इट्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव थिंग। उसने तो झूठ नहीं बोला, उसने तो झूठ नहीं बोला। ही सेड नरोवा कुजरोवा, राइट? कि हो सकता है कि मे बी द पर्सन और द एलिफेंट, आई डोंट नो। यस, तो ऑनेस्टी हम कह सकते हैं कि मोर और लेस बरकरार रही, लेकिन इंटेग्रिटी, ही लॉस्ट हिज इंटेग्रिटी। ओके, ऑल्दो ही मे नॉट हैव लाइड देयर, although he may not have technically lied there, but still he lost his integrity because he became a plan of the scheme that was hatched to kill Dronacharya. Okay, I will not go into the detail further because काफी sensitive topic होता है and many people do not like. Okay, because generally you get the comment कि तुम कैसे गीता डिस्कस कर रहे हो, तुम्हें क्या नॉलेज है, राइट? सो लेट अस नॉट गो इनटू दैट, ठीक है। टेलिंग अ लाई मे और मे नॉट ब्रेक आवर ऑनेस्टी, ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर ली। एंड बीइंग ट्रूथफुल इज अ प्री कंडीशन, वेयर एज इन इंटेग्रिटी, तो इंटेग्रिटी लॉस्ट हो गई, यू लॉस्ट योर इंटेग्रिटी, बट ऑनेस्टी आपकी बरकरार रहती है। मे और मे नॉट, ऐसा भी होता है कि झूठ बोला तो ऑनेस्टी भी खत्म हो गई आप। ओके, व्हाइट लाई का कंसेप्ट है, ओके, किसी किसी के जान बचाने के लिए, ओके, किसी को जान बचाने के लिए आप अगर झूठ बोल रहे हो, या किसी किसी को कंफर्ट देने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, किसी के इमोशंस के साथ, ओके, इमोशंस को स्टेबल रखने के लिए झूठ बोल रहे हो, तो इट मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट क्वालिफाई एज यू बीइंग डिसऑनेस्ट। ओके, अब कंसीक्वेंसेस पे बात करते हैं। व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी? एक है कि नॉलेज विदाउट इंटेग्रिटी। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटेग्रिटी नॉलेज दोनों की जरूरत होती है, एक एथिकल गवर्नेंस देने के लिए और एक एफिशिएंट गवर्नेंस देने के लिए। अ ब्लेंड ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक सर्विस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। अगर नॉलेज है तो उसके साथ इंटेग्रिटी होनी जरूरी है, ऑलराइट, अदरवाइज उस नॉलेज का दुरुपयोग या मिसयूज हो जाएगा, दैट नॉलेज विल बी मिसयूज्ड। ओके, intellectual dishonesty, it is failure to apply standards of rational evaluation, meritorious decision making in problem solving. Okay, यहाँ पर क्या है? as a civil servant, okay, as a what, as a civil servant you would have to deal with a lot of problems in your tenure। बहुत सारी problems आपको देखनी पड़ेगी अपने tenure में, और वहां पर ओके आप अगर रैशनल इवैल्यूएशन नहीं कर पाए, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन या रैशनल इवैल्यूएशन, लॉजिकल इवैल्यूएशन नहीं कर पाए, एंड ओके डिसीजन मेकिंग आपकी स्क्यूड है ड्यू टू सम फैक्टर्स, इट इज नॉट मेरिटोरियस और ऑनेस्ट, योर डिसीजन मेकिंग इज नॉट मेरिटोरियस और ऑनेस्ट, तो वहां पर क्या है कि आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं। आप क्या है? आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। Again, false claims, biased decisions making, absence of honesty, presenting manipulated facts. Okay, ये भी होता है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री। आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं, ओके, यू आर अ डिस्ट्रिक्ट डीएम एंड यू सेड दैट माय डिस्ट्रिक्ट इज ओडीएफ फ्री, बाय यू मैनिपुलेटेड द डेटा, लेकिन आपने टॉयलेट्स नहीं बनाए हैं अभी भी। सपोज किसी दलित बस्ती में, ऑलराइट, आपने सर्टेन एरियाज में बना के दलित बस्ती में छोड़ दिया, वहां पर जाके आपने टॉयलेट्स नहीं बनाया, बट यू मैनिपुलेटेड, यू सेड टू द पीपल कि अगर हाँ नहीं बोलोगे ना सर्वे में तो बहुत मार मारूंगा। ऐसा भी होता है, दिस हैपेंस, अगर तो देख लेना, अगर नहीं करोगे तो देख लेना, ऐसा भी होता है। यस, सो प्रेजेंटिंग मैनिपुलेटेड फैक्ट, मेकिंग फॉल्स क्लेम्स कि जी मेरा डिस्ट्रिक्ट तो ओडीएफ फ्री है। ओके, ऐसा भी हुआ था कि some districts were found, okay, to have 83 or 84% open defecation, toilets, but the data was manipulated and 100% was presented कि 100% households के पास अब टॉयलेट है। ओके, सो ये क्या है? ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है दोस्त। ओके, देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस दिस विद by taking some time, and that is conflict of interest. Okay, so a conflict of interest arises when a person's interest
is not in the best interest of his organization to which that individual owes his loyalty. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपकी लॉयल्टी कहां पर रहती है? उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ रहती है, यस और नो? सपोज यू ज्वाइन सम पीएसयू, you join some corporate or you join some government department, whichever your job is, आप क्या करते हैं दोस्त? क्या करते हैं बताओ? उस सबसे पहले अपनी लॉयल्टी कहाँ देते हैं? प्रोफेशनल लॉयल्टी इन 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 ऑफिसर्स को देते हैं, अपने ऑफिस को देते हैं। ओके, आपसे साइन भी कराया जाता है। क्या साइन कराया जाता है? नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। यस। सो एनडीए है क्या? नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। बेसिकली आपको कह रहा है दैट यू आर ओके, दे आर फोर्सिंग योर लॉयल्टी कि आप कंपनी के सीक्रेट्स दूसरे कंपनी में नहीं देंगे। आप आप दूसरे कंपनी, कंपीटिंग कंपनी में काम नहीं करेंगे इतने पीरियड तक। इसी तरीके से उसको इन्फोर्स कराया जा रहा है लॉयल्टी को। ऑलराइट, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी सब्जेक्टिव केस में, दिस इज ऑब्जेक्टिव लॉयल्टी। सब्जेक्टिव लॉयल्टी इमोशनल होता है। अगर आपने सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल काम किया, सपोज आप रॉ में काम कर रहे हैं, सपोज आप आईबी में काम कर रहे हैं, सपोज आप किसी सीएपीएफ में काम कर रहे हैं, ऑलराइट, आर्मी में काम कर रहे हैं, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन में आपने 15-20 साल काम किया। ओके, तो इमोशनल बॉन्ड हो गया आपका। ओके, इमोशनल बॉन्ड हो गया। आप फिर एक तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हैं, बट दिस इज सब्जेक्टिव लॉयल्टी। ये फोर्स नहीं है या किसी पन्ने पे या किसी it is not limited to some paper. This loyalty is not limited to some paper. It has been done with your service. Okay, आपने इमोशनल करेंसी खर्च किया, आपने 15 साल काम किया, यू एग्जीक्यूटेड ऑपरेशंस, यू एग्जीक्यूटेड सम वर्क, यू एग्जीक्यूटेड योर ड्यूटी, राइट? तो वो लॉयल्टी आई। ठीक है, तो ये लॉयल्टी होगी। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? व्हेन अ पर्सन's ओन इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, when a person's personal interest is not in the best interest of his organization. अब ये कब होता है? when personal interest will clash with professional interest. Okay, when personal interest will clash with professional interest. Okay, इसका एग्जांपल क्या है? मे बी एक इंटरव्यू बोर्ड है, सपोज आरबीआई का एग्जामिनेशन हो रहा है और आरबीआई का इंटरव्यू बोर्ड है, और इंटरव्यू बोर्ड में कोई डेप्यूटी मैनेजर बैठा हुआ है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई, एंड ही सीज कि उसका सन आया हुआ है, मतलब उसका बेटा या बेटी आई हुई है। सो ही सेज दैट ओके, दिस इज अगेंस्ट माय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, दिस इज अगेंस्ट माय इंटरेस्ट, दिस इज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट, एंड दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, बिकॉज मेरा बेटा है तो आई माइट बी बायस्ड इन अवॉर्डिंग मार्क्स, तो मैं यहाँ से रिक्यूज ले रहा हूँ। अभी क्या हुआ था, एक जज थे, आई थिंक कर्नाटक हाई कोर्ट के थे कि कहीं के हाई कोर्ट के थे, ही टुक अ रिक्यूज। ओके, वो क्या था बेसिकली, आई एम सॉरी, सो सॉरी। सो रिक्यूज जो था वो व्हाट व्हाई डिड ही डू दैट? वो उन्होंने वहां से क्यों अपने आप को हटा लिया डिसीजन मेकिंग से? बिकॉज ही सेड माय फादर इज अ कांग्रेस पर्सन, और ये जो केस है ये कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, तो मैं जजमेंट हो सकता है, देयर कैन बी, ओके, देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, so I allow me to recuse myself from this board of judgment. Okay, yeah, this board. Okay, ये conflict of interest है क्या? It is a situation in which a public employee, all right, in which a public employee has a private or personal interest sufficient to influence his objectivity. क्या है ये? एक सिचुएशन है जिसमें एक पब्लिक एम्प्लॉय, मतलब पब्लिक एम्प्लॉय क्या हो गया? पब्लिक एम्प्लॉय आपके गवर्नमेंट बाबूस, ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, they have a private or personal interest sufficient to influence his objectivity while making decisions. इसका एग्जांपल बहुत सारा मैं दे सकता हूं। ओके, जैसे एक आईएएस ऑफिसर थे, ओके, आईएएस ऑफिसर थे, उनकी वाइफ और उनके ब्रदर इन लॉ के नाम पे एक कंपनी थी, बिल्डिंग कंपनी थी। it used to deal in building roads and all. तो उन आईएएस ऑफिसर पे क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ज लगा था? दैट ही इन्फ्लुएंस्ड
उसी डिपार्टमेंट में उनके वाइफ और ब्रदर इन लॉ की कंपनी ने इन्वेस्ट किया, ओके, सॉरी, टेंडर भरा, और टेंडर को इन भाई साहब ने क्या किया, इन्फ्लुएंस कर दिया। तो उनपे केस चला था, ओके, उनपे केस चला था कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके अपने वाइफ और ब्रदर इन लॉ की कंपनी को टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कराए, गवर्नमेंट टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो दिस वाज अ वेरी गुड केस, ओके, दिस वाज अ वेरी गुड केस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जैसे एग्जांपल आप ले लो, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्या एग्जांपल हो सकते हैं? दैट आप यूपीएससी के मेंबर हो, आप यूपीएससी के मेंबर हो, बोर्ड के मेंबर हो, एंड आपका सन या डॉटर या सम रिलेटिव, योर ब्लड रिलेशन, ही कम्स, ओके, ही कम्स और शी कम्स एंड सिट्स इन योर बोर्ड। तो आप क्या बोलोगे? दैट ओके, आई हैव टू टेल यू गाइस कि ये मेरे बेटे हैं या मेरी बेटी हैं या मेरे नीस या नेफ्यू हैं, एंड आई हैव टू टेक योर लीव बिकॉज आई कैन नॉट सिट इन दिस बोर्ड। ओके, शार्क टैंक में आपने देखा होगा, शार्क टैंक में देयर वेर सम कंपनीज जिन्होंने जिसमें से किसी जो वो जो इन्वेस्टर्स होते थे, उन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ था, एंड व्हेन दे केम एंड प्रेजेंट दे स्टार्टेड प्रेजेंटिंग देयर पिच। सो वो शार्क जो था, जो इन्वेस्टर था, वो क्या बोलता था कि मैंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूं मैं, और मेरा यहाँ बैठना ठीक नहीं है, तो वो जाके बाहर बैठता था। एपिसोड्स देखा है आपने? वो कुछ एपिसोड्स में ऐसा हुआ था, दिस गाय अनुपम अनुपम मित्तल, ही सैट आउटसाइड बिकॉज ही हैड इन्वेस्टेड इन सम कॉफी कंपनी। ये कल आई थिंक एक रील में आया था, तो वही देखा कि वो बाहर चला गया, जाके बाहर बैठ गया। ओके, सो ये होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपका पर्सनल इंटरेस्ट आपके प्रोफेशनल इंटरेस्ट से अगर क्लैश कर रहा है, एज अ पब्लिक सर्वेंट, ओके, या एज अ कॉर्पोरेट पर्सन, या एज अ पीएसयू पर्सन, एनी पर्सन, ओके, तब जाके वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एनी क्वेश्चंस? समझ आया व्हाट इज द कोर ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? अब हम आगे चले, अगर नहीं समझ में आया तो अभी भी पूछ सकते हो आप, ओके, नहीं समझ में आया तो आप अभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब ओईसीडी का क्लासिफिकेशन क्या है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो ओईसीडी है, ऑलराइट, क्या इंडिया पार्ट है ओईसीडी का? कैन एनीवन टेल मी, इज इंडिया पार्ट ऑफ ओईसीडी? The answer is no. India is not part of OECD. Okay. Anyways, so OECD के क्लासिफिकेशन, ऑलराइट, OECD के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलता है OECD इसके बारे में? सो there can be three kinds of conflict of interest. One is actual conflict of interest. The second is apparent conflict of interest, and the third is potential conflict of interest. So actual conflict of interest क्या होता है? एक direct conflict जब सामने आता है between a public official's current duties and responsibility and his her private interest. मैंने example दिया था आपको that wife and brother are filing tender in a government department where the secretary is the husband of that lady. तो वो क्या conflict of interest में आएगा? Right, conflict of interest में आएगा। अब यहां पर आप देखते हो तो ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट होता है कि नहीं? दैट अगर आप प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हो, इफ यू आर स्टैंडिंग अप फॉर द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऑफिस ऑफ, ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट, ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देखा जाता है। इसमें प्रणब मुखर्जी जी का एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था, किसी बंगाली कोई जिम खाना या कोई क्लब था विच हैड सम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ऑलराइट, और वहां पर ही द ऑपोजिशन रेज दिस इशू, ओके, द ऑपोजिशन रेज दिस इशू कि आप कैसे उस क्लब के मेंबर होते हुए या क्लब के जो ट्रस्टी होते हुए आप प्रेसिडेंट के लिए लड़ सकते हो। तो ही हैड टू रिजाइन फ्रॉम दैट पोजीशन बिफोर स्टैंडिंग अप फॉर द रोल ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, सो इसमें ये भी होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल चुका है, आपको पता है ना, कि गवर्नर, बीइंग अ गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यू शुड नो दिस थिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड कि गवर्नर होना और वाइस प्रेसिडेंट होना, होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इस टाइप से, इज नॉट an office of profit under the constitution. And the vice president, being a person who is vice president or governor, he can stand up
and he can he can present his candidature for the role of president of India. ओके ये चीज याद रखना, वी विल कवर दिस इन GS2 एज वेल, पॉलिटी में हम कवर करेंगे। अब यहाँ आ जाओ अपेरेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। ओके अपेरेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाओ, वेयर इट अपीयर्स that a public official and private officials private interest could improperly influence the performance of their duties but it may not be the case। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज अपीयरेंस। अपेरेंट क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, देयर इज एन अपीयरेंस of conflict of interest। okay there is an appearance of conflict of interest। suppose अभी कोई एक कोच है, ठीक है, कोई एक कोच है और उसका बेटा, his son got selected in the team। okay so people will say कि नहीं नहीं, this is conflict of interest, this is nepotism and this is a clear conflict of interest। how can the coach choose, okay how can the coach choose his son to play, but it might not be the case because his son might be a very good player who is worthy to be selected। okay who is worthy to be selected इसमें। okay potential conflict of interest। okay potential conflict of interest where a public official has private interest and this could lead to rise in conflict of interest in the official। okay where to get involved, if the official where to get involved, suppose uh, okay here is the thing, suppose a person okay has a son, he is an IS officer और वो son है उसका, and son is a football player। तो IS officer अभी क्या है, अभी he is posting in the mine posted in the mining department। okay and his son is a state football player। लेकिन अगर IS ऑफिसर को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना दिया जाए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, तब वो हो जाएगा पोटेंशियल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसको अवॉइड करने के लिए द IS ऑफिसर विल नॉट बी पोस्टेड इन द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। द IS ऑफिसर विल नॉट बी, बिकॉज देन ही कैन इन्फ्लुएंस द करियर ऑफ हिज सन and this could lead to conflict of interest। okay I remember स्कूल में जब हम थे छोटे थे, तो रेडियो मिर्ची पे रेडियो मिर्ची पे हम गए थे एक कंपटीशन के लिए। उस समय रेडियोस बहुत पॉपुलर हुआ करते थे बिकॉज इंटरनेट उतना नहीं था। आज के डेट में तो सिर्फ कार में जबरदस्ती लोग सुनते हैं, बट पहले क्या था, रेडियो लोग बहुत सुनते थे, लाइट वगैरह नहीं रहती थी उस समय। सो रेडियो मिर्ची पे गए थे एंड उस पे था कि एक बंदे को चांस मिलेगा, एक बंदे को मौका मिलेगा रेडियो मिर्ची पे आने का। एंड वी वेंट, सारे बच्चे गए थे जो जो सिलेक्ट हुए थे। एंड हमारा कंपटीशन खत्म हो गया था एंड देयर वर सम पीपल जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट एक हमारे साथ टीचर गई थी जिनकी लड़की ओके जिनकी लड़की भी थी उस ग्रुप में जिन्होंने ऑडिशन दिया था उसके लिए। एंड शी वेंट इनसाइड ओके और कुछ बातें की, बहुत देर तक बातें की, आई स्टिल रिमेम्बर दिस। एंड वी वेर कॉन्फिडेंट कि दो तीन बच्चे दो तीन बच्चों ने काफी अच्छा बात किया था एंड वी होप्ड कि उनका सिलेक्शन हो जाता। but next day we were shocked to know that girl that teacher's girl she got selected। तो ये किसका एग्जांपल था, ये conflict of interest because that teacher should not have gone, that teacher should not have gone as the as the accompanying teacher, all right, in that competition जब उनकी daughter, this was the daughter was present as one of the contestants, so this was an actual conflict of interest। okay this was an actual conflict of interest and this was also the case of nepotism, this was also the case of nepotism। okay so एक्चुअल में अगर आप देखो तो ऐसे बच्चे बहुत आगे तक नहीं जाते हैं अगर उनको आप बूस्ट दो, ठीक है, आप उनको अगर पीछे से जबरदस्ती बूस्ट दो लेकिन उनमें टैलेंट नहीं है अंदर में। इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी देख लो, बहुत सारे नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं हु आर प्रॉप्ड अप लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके यस
सो व्हेन डज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अकर्स, कौन कौन से केसेस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अकर करता है, जरा देख लेते हैं. सो व्हेन यू आर रिसीविंग ब्राइबरी एंड किकबैक्स फ्रॉम अ कंपनी, ठीक है, दैट इज एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. देन गिफ्ट्स, गिफ्ट्स मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ह्यूमन गिफ्ट्स क्या करता है, ह्यूमन टेंडेंसी को एक्सप्लॉइट करता है. ह्यूमन टेंडेंसी किस चीज की होती है, ह्यूमन टेंडेंसी किस चीज की होती है, रेसिप्रोसिटी की होती है. ह्यूमंस आर नेचुरली रेसिप्रोकल. एक आई थिंक वैभव वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन व्हेन आई लास्ट सेड दिस, कि अगर हम गिफ्ट ले लें और फिर उनका फोन बंद कर लें, मतलब बिजनेसमैन से गिफ्ट ले लें एंड फिर फोन बंद कर ले जब जब उनको कुछ काम हो, तो आई सेड कि पॉसिबल ही नहीं है, आपको फोन उठाना ही पड़ेगा. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ह्यूमन इमोशन होता है इस तरीके का, या ह्यूमन ह्यूमन टेंडेंसी होती है टू रेसिप्रोकेट. अगर कोई आपको गिफ्ट दे देगा, सपोज कोई आपको खाना दे के जाए घर पे, आप उससे बहुत हेट करते हो, ज्यादा उसको, मतलब आप उसके फैन नहीं हो उस पर्सन के, यू आर नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट पर्सन, बट ही गिव्स यू सम गिफ्ट. सो अंदर से ना चुल मच जाती है कि भाई उसको देना है वापस कुछ. ओके, कुछ उसको वापस करना है, कुछ उसको देना है. ऑल राइट, आई हैव टू गिव हिम समथिंग बैक. ऐसा होता है कि नहीं, कैन यू कंफर्म? सपोज आप कोई पर्सन है, ऑल राइट, आप कोई पर्सन है एंड ही गिव्स यू समथिंग एंड इट बिकम्स कंपल्शन फॉर यू फ्रॉम इनसाइड. कोई आपको बोलेगा नहीं कि रेसिप्रोकेट करो, बट यू विल फील गिल्टी कि नहीं यार, कुछ देना चाहिए मुझे, आई शुड गिव समथिंग टू द पर्सन. ओके, ये चीज होती है. तो ये चीज आप याद रखना, दैट गिफ्ट्स आर द बिगेस्ट इश्यूज व्हेन यू गो एज अ डीएम. ऑल राइट, जब दिवाली होती है, डीएम के घर जाओ, किसी डीएम के घर जाओ, वो पता है रूम भर जाता है उनका. मान लो 4 रूम का बंगलो है, तो उसमें से 3 रूम सिर्फ गिफ्ट से भर जाते हैं, एंड ऑल द गिफ्ट्स आर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स जो गुड बुक्स में आना चाहते हैं. ओके, और ऑब्सीन गिफ्ट्स मिलते हैं, मतलब ऑब्सीन अमाउंट ऑफ गिफ्ट्स एंड ऑब्सीन लेवल ऑफ गिफ्ट्स. Okay, I told you once, a very close person of mine, they received a solid gold Lakshmi and Ganesh. लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति थी सॉलिड गोल्ड की बनी हुई थी, मस्ट हैव बीन इन लैक्स. ऑल राइट, लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स. और वो क्यों दिया जाता है आईएएस ऑफिसर को? इसलिए नहीं ना दिया जाता है कि तो यूपीएससी निकाला है और टॉप किया है तो भाई बहुत आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो ये लीजिए 1 करोड़ का गिफ्ट, ये 50 लाख की गाड़ी रख लीजिए आप, या आपका मैं स्विट्जरलैंड का, आई शुड स्पॉन्सर योर स्विट्जरलैंड ट्रिप विथ योर फैमिली. ऐसा नहीं होता है. वाई? बिकॉज दे नो दैट ह्यूमन टेंडेंसी इज टू रेसिप्रोकेट. ओके, ह्यूमन टेंडेंसी इज टू डू व्हाट? इज टू रेसिप्रोकेट. तो गिफ्ट का इशू बहुत बड़ा है एंड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहीं आ जाता है. एंड बिजनेसमैन इन डिस्ट्रिक्ट्स एक्सप्लॉइट दिस. ठीक है, वो होता है ना सुकेश वाला, याद है सुकेश चंद्रन, जैकलीन फर्नांडिस वाला केस. वो गिफ्ट क्यों दे रहा था, जबरदस्ती क्यों दे रहा था गिफ्ट? उसमें केस में क्या आया था? आया था ना कि वो नोरा फतेही एंड उसको गिफ्ट, राइट, उसको गिफ्ट दे रहा था. तो जबरदस्ती क्यों दे रहा था? व्हेन दे रिफ्यूज्ड, 4 बार 5 बार रिफ्यूज किया जैकलिन ने, फिर क्यों दिया? बिकॉज ही नो दैट ह्यूमन बींग्स रेसिप्रोकेट. आपने कुछ दिया तो वो रेसिप्रोकेट करता है. एंड दिस, अगर ये देखना है ना रेसिप्रोकेट वाला, चले जाओ जू, जू जाओ, एंड वहां पर जो बंदर होते हैं वो आपका क्या करेंगे, आपका चश्मा ले लेंगे. एंड अनलेस यू गिव देम समथिंग, जैसे फ्रूटी खरीद के या इस टाइप की चीजें खरीद के, तो जब आप फ्रूटी देते हो उनको, बंदर को, तो दे विल गिव यू बैक योर स्पेक्स. तो वही रेसिप्रोकेशन जो है हमारे एंसेस्टर, हमारे प्राइमेट एंसेस्टर में ही देख लो. तो इसीलिए गिफ्ट इज अ बिग नो नो. कोई भी आपको गिफ्ट दे, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर से नो, बोलो कि थैंक यू सो मच लेकिन मैं ये नहीं रख सकता, दिस विल गो अगेंस्ट माई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड बिकॉज दिस इज प्लेइंग ऑन माई ह्यूमन बिहेवियर. ओके, और मैं हो सकता है बायस्ड हो जाऊंगा आपके तरफ, बिकॉज आपने गिफ्ट दिया है. देन बिजनेस ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन्वॉल्व इन डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां से भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. मैंने बता दिया, वाइफ और सन, ब्रदर इन लॉ का कंपनी है, यू आर द सेक्रेटरी, और आप उनको बाध्य हो जाते हो, यू आर ऑब्लिगेटेड टू गिव देम द कॉन्ट्रैक्ट. ओके,
मोस्ट ऑफ देम रख लेते हैं, ऑल राइट, मोस्ट ऑफ देम रख लेते हैं। देन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम, ऑल राइट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम भी एक बड़ा इशू है। सम पीपल क्या होता है कि जैसे कंसल्टेंसी के नाम पे, ओके, उनकी वाइफ को रख लिया। आपकी वाइफ को, आप डीएम हैं और आपकी वाइफ को, या आप एक लेडी डीएम है और आपके हस्बैंड को वो कंपनी क्या करेगी, उस पे रख लेगी, ओके, उस पे एक सर्टेन सैलरी पे रख लेगी। एंड उसके बाद बोलेगी कि आप अपने हस्बैंड से काम कराओ, ओके, आप अपने हस्बैंड से काम कराओ, ओके। यस, ways to solve conflict of interest in civil services, ways to solve conflict of interest in civil services, what are the ways? तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स से सॉल्व हो सकता है, अगर आप स्ट्रिक्टली करो, ठीक है। यहां पर क्या था, दैट सिंगापुर का एग्जांपल देता हूं मैं। वहां पर दो लॉ मेकर्स थे, एंड लॉ मेकर्स, बोथ ऑफ द लॉ मेकर्स, उसमें से एक मिनिस्टर था और एक एमपी थी, मतलब एक मिनिस्टर आदमी था एंड एमपी वाज द लेडी। दोनों दोनों दे बोथ वेर सीन होल्डिंग हैंड्स, both of them were seen holding hands in public. So जो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, he said that you both have to resign, my friend. Okay, the minister also resigned and the MP also resigned. Both of them resigned, and he said कि this is a conflict of interest because the MP's relationship with the minister is a conflict of interest and it can bias his political decisions because both of them are important member of parliament and the guy, he is a minister as well, all right, yes। हाँ, बट दैट्स इंडियन ना, इंडिया में हुई है, इंडिया में कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड्स हाई नहीं है इस चीज की, कोड ऑफ कंडक्ट, इट्स अ वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, ओके। जैसे यूएस में टेक्सास इज अ वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, वैसे पूरा इंडिया ही वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है एक तरीके से आप देखो तो। सो इंडिया में उतना इन्फोर्सेबल अभी नहीं है, बट इट इज डिजायरेबल दैट इन्फोर्सेबल हो जाए, ठीक है। So strict implementation of code of conduct and code of ethics is important. A dedicated register of interest can be maintained. आपको किससे गिफ्ट मिला, आपकी वाइफ कहाँ काम करती हैं, आपके आपके लड़के को कहाँ काम मिला, ओके। सो ऑल ऑफ देम has can be maintained for both lawmakers as well as bureaucrats, okay। Then mandatory disclosure of details of private property, all right, and this has been at least for central officers, central government officers, ये वाला मैंडेट कर दिया गया है। एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो यू कैन सी द डिस्क्लोजर ऑफ देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, द ऑफिसर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, व्हाट इज द रीजनिंग, दैट सपोज क्या होता है, व्हाट वुड हैपन, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है, सपोज देयर इज अ बिल्डर, एक बिल्डर है, सो ही गिव्स टू द ऑफिसर एट द फ्लैट एट अ कंसेशनल रेट। वो बोलता है कि चलो 50 लाख का फ्लैट है, आई कैन गिव यू एट 25 lakhs, बट यू हेल्प मी इन पासिंग द मैप फ्रॉम द म्यूनिसिपालिटी। सो दिस कुड बी अ गुड एग्जाम्पल दैट यू कैन कोट, यस। सो उसी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी कहाँ खरीदे, कितने में खरीदी, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। चंदा कोचर को जानते हो ना, शी इज नाउ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, आईसीआईसीआई की जो अभी हेड सीईओ थी, शी वॉज अ वेरी पावरफुल वुमेन। तो उन्होंने फ्लैट खरीदा था 3 करोड़ का 11-12 लाख में, मुंबई में 3.5-4 करोड़ का फ्लैट उन्होंने 11-12 लाख 15 लाख में कुछ खरीदा था, यस। और बहुत सारा ऐसा केसेस होता है, बहुत सारा ऐसा केसेस होता है जहां पर ऐसा भी होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो वाइफ के नाम पे कर दी जाती है और हस्बैंड को फिर प्रेशर किया जाता है कि सर वाइफ के नाम पे आपकी प्रॉपर्टी कर दी है और वी गिव यू अ 90% डिस्काउंट ऑन द मार्केट रेट, ठीक है, सो आप हमें हेल्प करो, ओके, नाउ यू हेल्प अस। सो यहाँ पर अगर मैंडेटरी डिस्क्लोजर होगा तो पता चलेगा कि मार्केट रेट से कितना कम में खरीदा। एन एथिक्स कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड सिमिलर टू द लाइंस ऑफ यूएसए, यूएसए में एथिक्स कमिश्नर होता है, यहाँ पर भी है लोकपाल लोकायुक्त, बट हर स्टेट में नहीं है, सारे स्टेट मैंडेटरली अभी तक अपना एक्ट लेके नहीं आए हैं। सरप्राइजिंगली गोवा में है एंड बिहार में, आई थिंक बिहार इज ऑल्सो हैविंग वन लोकपाल लोकायुक्त, राइट। सो सारे स्टेट्स में नहीं है एंड इफेक्टिव नहीं है।
वहां पर लोकपाल एंड लोकायुक्त का पावर को मजल कर दिया गया। एंड जो समन्स देता है लोकपाल और लोकायुक्त, जो समन्स होते हैं उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है, और उसके पास इन्फोर्समेंट पावर नहीं होती है लोकपाल और लोकायुक्त के पास। ओके। एंड बहुत सारे स्टेट्स में लोकपाल एंड लोकायुक्त का जो पोजीशन है दैट इज वेकेंट। मतलब डर के मारे कोई डालता ही नहीं है कि भाई क्यों सर दर्द लेना, लेट इट बी वेकेंट। ओके, लेट इट बी वेकेंट। ओके, बिहार इज अ वेरी, इन सम वेज इट सरप्राइजेस यू। ओके, बिहार में अगर आप जाओगे तो इट वाज द फर्स्ट स्टेट टू अबॉलिश द एपीएमसी। आपको पता है एक ही स्टेट है जिसने अपना एपीएमसी अबॉलिश कर दिया है, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे पहले 2013 में बिहार में ही स्टार्ट हुआ था। यस, मार्केटिंग एपीएमसी वही है ना, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो है मंडी। यस। और लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, दैट नाउ द बिहारी फार्मर्स, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। कैसे? कोई एपीएमसी नहीं है तो उनको दाम फिक्स तो मिल ही नहीं रहा है, और पंजाब के फार्मर्स आते हैं बिहार, दे बाई द प्रोड्यूस at very low rate and then take the produce to Punjab and sell to the Punjab government at MSP। मान लो MSP 2,000 रुपए क्विंटल है किसी क्रॉप का, so they go to Bihar, Punjabi farmers, they negotiate with the Bihari farmers and buy that at 1,000 rupees, because Bihari farmers are now not protected by APMC rules। ऑल राइट, ऑल्दो इसको एक लिबरल रूल की तरह देखा गया था, बट उल्टा इम्पैक्ट हो गया है। ओके, उल्टा इम्पैक्ट हो गया है। एंड बिहारी फार्मर्स दे सेल द प्रोड्यूस एट 1,000 एंड द पंजाबी फार्मर्स दे दे टेक the crops to Punjab and they sell to the Punjabi APMC or the Punjab government at a concessional rate. Sorry, at the MSP. They buy at a concessional rate and they sell at MSP। तो उसमें क्या हो गया, 1,000 में बस 250 रुपए जोड़ दो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का, तो वो बिना कुछ किए, बिना कुछ उगाए, बिना कुछ मेहनत किए 800 रुपए, 850 रुपए पर क्विंटल कमा के अपना मस्त आगे जा रहे हैं। ओके, एंड बिहारी फार्मर्स आर एट अ लॉस। सो हर चीज इंटेंशन भी देखा जाता है। इंटेंशन अगर आप देखोगे, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है मीन्स। ओके, मीन्स कैन नॉट जस्टिफाई द एंड का। आपके मीन्स ठीक थे कि यू वांटेड टू लिबरेट बिहारी फार्मर्स फ्रॉम एपीएमसी रूल, और उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन आपने एपीएमसी अबॉलिश कर दिया, तो जो मिल भी रहा था बिहारी फार्मर्स को फिक्स्ड एमएसपी या फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड प्राइस, वो नहीं मिल रहा है। अब नाउ दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय फार्मर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब से फार्मर्स आते हैं, और भी स्टेट से फार्मर्स बिहार से आके वीट वगैरह खरीद के जाके डंप कर देते हैं अपने स्टेट के एपीएमसी में। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे GS3 में। वेट फॉर सम टाइम, 1-2 महीना वेट कर लो, बट GS3 का रिफ्रेशर कोर्स जब करेंगे, लास्ट हमने किया था दिसंबर में, उसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे एंड नोट्स अपडेट कर देंगे, तो वहां पर ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इशू हो गया था बिहार एज अ केस स्टडी। ओके, नाउ कमिटी ऑन एथिक्स ऑफ राज्य सभा रिकमेंडेड द फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स शुड बी एंटर्ड इन द अकाउंटेबिलिटी रजिस्टर। तो राज्यसभा का जो एथिक्स कमिटी है उसने बोला कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट है टू सेव सेव द सिस्टम फ्रॉम कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, हु आर गिवन एक्सेस टू अ लॉट ऑफ फंड्स एंड टू अ लॉट ऑफ अनचेक्ड पावर, तो उनके लिए एक रजिस्टर बनाओ और उसमें लिखो कि उनको क्या क्या डायरेक्टरशिप से उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कंपनीज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रख लेती है, कंपनीज जो है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रख लेती है। क्यों? ताकि ये राज्यसभा एमपी है, इसको मैं सैलरी दे रहा हूँ, एक स्टाइपेंड दे रहा हूँ। स्टाइपेंड मतलब 50-60 हजार नहीं होता है, स्टाइपेंड मतलब होता है 50-60 लाख रुपए प्लस बिजनेस क्लास टिकट, प्लस रहने का खर्चा, प्लस रीइंबर्स करना प्राइवेट जेट्स वगैरह। तो डायरेक्टरशिप दे देती है, ऑलराइट, डायरेक्टरशिप दे देती है, लेकिन फिर एक्सपेक्ट करती है दैट दिस राज्यसभा एमपी या लोकसभा एमपी विल help me in guiding through the the quagmire of the government system।
देन रेगुलर रेम्यूनरेटेड एक्टिविटी, मतलब वो क्या कर रहा है, जैसे गौतम गंभीर जो है लखनऊ सुपर जाइंट्स के, ही इज द हेड कोच, यस। तो लखनऊ सुपर जाइंट के हेड कोच में वो कुछ सैलरी ड्रॉ कर रहे होंगे ना, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, वट एवर द सैलरी इज, यस। सो वो भी जाएगा, ओके, रेगुलर रेम्यूनरेटेड एक्टिविटी। गौतम गंभीर हो गए, और कौन हो गए, और हु इज अनदर एमपी जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं? सनी देओल, हाँ सनी देओल जो है, हेमा मालिनी, परेश रावल, ऑल ऑफ देम आर व्हाट, एक्टर्स। तो वो फीस ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें उस रजिस्टर में मेंटेन होनी चाहिए कि किससे फीस, कितना फीस ले रहे हैं, ओके। देन शेयर होल्डिंग ऑफ कंट्रोलिंग नेचर, ऑल राइट, शेयर होल्डिंग ऑफ कंट्रोलिंग नेचर, किसी कंपनी में आपका कंट्रोलिंग स्टेक है कि नहीं। मान लो कि वहां पर इन्फ्लुएंस कर रहा है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। आई थिंक देख, एक इशू आया था बीच में, एक मिनिस्टर साहब थे महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र से सेंट्रल कैबिनेट में, तो उनकी कोई कंपनी थी, एंड दैट कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, एंड कोई स्वीडिश कंपनी, कोई बस कंपनी के साथ उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था। तो वो सामने आया था दैट योर फैमिली हैज अ शेयर होल्डिंग ऑफ कंट्रोलिंग नेचर, एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग, ओके, इट इज एग्जीक्यूटिंग these contract, okay, these contract with these companies। तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप अपने मिनिस्टर पोजीशन का हो सकता है गलत फायदा उठाएं। पेड कंसल्टेंसी, ये भी बहुत चलता है। पेड कंसल्टेंसी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एज अ कंसल्टेंट रख लेते हैं, उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, वट एवर द अमाउंट इज दे गिव, एंड उसके बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करके हमें रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल से बचाएं, ओके। देन प्रोफेशनल इंगेजमेंट, ऑलराइट, प्रोफेशनल इंगेजमेंट क्या हुआ? किसी कंपनी से, ओके, मान लो कि आपने किसी एक्टर एमपी है, ओके, बहुत सारे आजकल है हमारे एक्टर एमपी हैं, कोई किसी कंपनी के इनॉग्रेशन पे गए, और वहां पर इनॉग्रेशन पे आने का 50 लाख दिया, एंड मल्टीपल टाइम्स उनको बुलाते रहे, तो वो ऑब्लिगेटेड हो जाएगा, वो जो एक्टर एमपी है, एक्टर टर्न्ड एमपी, सो ही विल गेट ऑब्लिगेटेड, नहीं यार इससे तो बिजनेस आ रहा है, ये मुझे हर बार बुलाता है फीता काटने के लिए, ओके, ही इनवाइट्स मी एवरी टाइम टू कट द रिबन, और अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो अगले बार मुझे 50 लाख रुपए कौन देगा? हु इज गोइंग टू पे मी 50 लाख रुपीज टू कट द रिबन? तो वो एक्टर एमपी अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उस कंपनी को हेल्प कर देगा, एंड दिस विल फॉल अंडर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक्चुअल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के फाइनल टॉपिक पे, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है? सो इट रिफर्स टू लैक ऑफ बायस, जजमेंट एंड प्रेजुडिस। सो बायस, जजमेंट और प्रेजुडिस, व्हाट आर दीज? दीज आर सब्जेक्टिव ट्रेट्स, एंड दीज सब्जेक्टिव ट्रेट्स कहां से निकल के आते हैं? इमोशन से। दीज सब्जेक्टिव ट्रेट्स आर, जो उनका जन्म होता है, दे आर बर्थेड बाय इमोशंस। ऑब्जेक्टिविटी में देयर इज अ नीड फॉर अ लैक ऑफ इमोशनल पर्सपेक्टिव या लैक ऑफ इमोशंस, ओके, ठीक है। yes, for whatever you have written, I cannot say that on recording, but that is true, that is a good example। but you can say ना, ऐसे किसी का नाम मत लो, you can say कि lawyers MPs जो होते हैं, lawyer MPs जो होते हैं, वो भी किस किस क्लाइंट के लिए जा रहे हैं, ओके, किस क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट क्लाइंट इज इन्फ्लुएंशियल एज अ बिजनेस पर्सन, और दैट क्लाइंट हैज डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट। सो ये एमपीज हैं, तो दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर लॉयर्स, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एज अ प्रोफेशनल उनको हेल्प कर रहे हैं, यस। ऑब्जेक्टिविटी में इट कैन बी सेड टू बी ऑब्जर्विंग अ फेनोमेना विदाउट बीइंग स्वेड बाय इमोशंस एंड पर्सनल विम्स एंड फैंसीज, ओके। सपोज आपको आप एक आईएएस ऑफिसर है, आप एक आईएएस ऑफिसर है, ओके, एंड आपको आपके किसी फ्रेंड को
कुछ हो गया, ठीक है, सपोज कोई रोड रेज में पड़ गया, या उसको ही वाज बीटन अप, या ही वाज कोई इशू हो गया, तो आप क्या करोगे? आपका फ्रेंड है तो क्या आप एक्स्ट्रा जुडिशियल वे अपनाओगे, या आपका फैमिली मेंबर है? विल यू बी स्वेड बाय योर इमोशंस? विल यू बी स्वेड बाय योर इमोशन अगर आपका कोई फैमिली मेंबर पकड़ा गया? या आप ऑब्जेक्टिव होके टेक द रिकोर्स ऑफ लॉ, आप पुलिस को अप्रोच करोगे, पुलिस वाले को अपना काम करने दोगे? सो दैट इज द थिंग, बट ये how to say this, because I'm teaching you ethics. Okay, I'm teaching you ethics, so I cannot include my personal comments, because that will again be a conflict of interest. आपको मैं ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा रहा हूँ, तो आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट्स, मे बी आफ्टर क्लास हम डिस्कस कर सकते हैं। एनीवेज, सो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिविटी में देयर शुड बी अ लैक ऑफ इमोशंस एंड लैक ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस, तभी जाके आप ऑब्जेक्टिव होगे। ओके, तभी जाके आप ऑब्जेक्टिव। An objective person relies on facts, verified data and logic. Okay, आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया में आप देखो तो फेक न्यूज वगैरह की इशू बहुत ज्यादा फैल रही है। फेक न्यूज की उसने ऐसे कर दिया, ठीक है, मुसलमान ने ऐसे कर दिया, ये हिंदू ने ऐसे कर दिया, एंड डर का माहौल है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? क्रिश्चियंस ने ऐसे कर दिया, ऑल राइट, एंड माइनॉरिटीज को ऐसे मेजोरिटी ने कर दिया, माइनॉरिटी ने मेजोरिटी को कर दिया। सो पोस्टिंग तो हो जाती है सोशल मीडिया पे, फिर डिलीट भी हो जाती है। पोस्टिंग हो जाती है, डिलीट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन आपने क्या किया, आप उस पोस्ट को देखा, आपने उस पोस्ट को देखा, मे बी एक तो मेरे को खराब चीज क्या लगती है, ओल्ड पोस्ट को, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको मैंने अभी ब्लॉक भी किया है, हाल फिलहाल में मैंने ब्लॉक किया है। क्यों किया है? बिकॉज 2020 का कोई क्राइम, 2020 में सपोज मुसलमान है और हिंदू है, ऑल राइट, उन दोनों के बीच में कुछ क्राइम हुआ है, एंड द मे बी द विक्टिम इज अ मुसलमान और द परपट्रेटर इज अ हिंदू, और वाइसे वर्सा, द परपट्रेटर माइट बी अ मुसलमान एंड द विक्टिम इज अ हिंदू। तो 2020 में हुआ है, उसको फिर 2023 में पोस्ट कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि 3 साल पहले हुआ है, ये नहीं बता रहे हैं कि 3 साल पहले हो चुका है ये, और उसमें पुलिस केस हो चुका है, एंड द परपट्रेटर इज बिहाइंड बार्स। उसको 3 साल बाद पोस्ट कर रहे हैं। ओके, 3 साल बाद पोस्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इमोशन स्टोक कर रहे हैं, इमोशंस को स्टोक कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि पब्लिक में ऑब्जेक्टिविटी कम है, पब्लिक में ऑब्जेक्टिविटी कम होती जा रही है, बिकॉज पब्लिक इज नाउ ड्रिवन बाय इमोशंस। सपोज आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एंड आपको एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट मिला। ओके, आपको एक सेंसिटिव ये चीज मिला, सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर कम्युनल टेंशन हाई रहता है। वहां पर क्या है, छोटी सी छोटी बात, सपोज एक कम्युनिटी है, उसका बंदा गाड़ी चला रहा है और गलती से ठोक दिया, इट मे बी ड्यू टू ड्राइवर्स नेग्लिजेंस। रिलीजन का तो कोई रोल नहीं है, राइट? रिलीजन का कोई रोल नहीं है, बट पब्लिक क्या बोलेगी, ये ड्राइवर का जो रिलीजन है, मे बी ही इज अ हिंदू, मे बी ही इज अ मुस्लिम, मे बी ही इज अ क्रिश्चियन, मे बी सम अदर रिलीजन, उसके वजह से इसने ठोका है। सो दैट इज बीइंग सब्जेक्टिव एंड दैट इज बीइंग इमोशनल, दैट इज बीइंग सब्जेक्टिव एंड दैट इज बीइंग इमोशनल। तो आप एज अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू लुक एट द केस। लोग बोलेंगे नहीं, इस पे तो एनएसए लगना चाहिए, इस पे एनएसए नहीं लगेगा तो मैं धरना दे दूंगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट जलेगा, ऐसा भी लोग बोलेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर आएगा। बट एज अ सिविल सर्वेंट हु इज ऑब्जेक्टिव, यू विल लुक एट द फैक्ट्स ऑफ द केस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था, जो एक्सीडेंट हुआ था इट वाज ओनली ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट, और ड्यू टू द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस, ही डोज्ड ऑफ ऑन द व्हील बिकॉज ही हैड नॉट स्लेप्ट। तो रेलेवेंट एनएसए नहीं लगेगा, यू विल से दिस। अभी हुआ था ना वो, देयर वाज दिस इशू इन ये देयर वाज दिस इशू इन मध्य प्रदेश, राइट? ओके, उस पे ट्राइबल, एक ट्राइबल जो बंदा था, उस पे उन्होंने यूरिनेट कर दिया था। ओके, सो यूरिनेट कर दिया था तो उस पे एनएसए लग गया था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट वेदर एनएसए राइट है या रॉन्ग है। देन देयर वाज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम बिहार,
जिसको तमिलनाडु में पुलिस वाली उठा के लेके और उस पे एनएसए लगा दिया। ओके, तो बहुत ज्यादा ये डिबेट था कि क्या ऑब्जेक्टिव है या पुलिस इज बीइंग ड्रिवन बाय इमोशंस, पब्लिक इमोशंस के वजह से। ओके, पब्लिक इमोशंस की वजह से क्या पुलिस इज बीइंग ड्रिवन टू इन्वोक द लॉज लाइक एनएसए। ओके, ठीक है, तो यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव होना इसीलिए जरूरी है। बोथ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी कैन बी यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डिसीजन मेकिंग। ओके, यहाँ पर क्यों ऐसा है कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, अभी तो हम सब्जेक्टिविटी के बारे में बकवास कर रहे थे कि गलत है, इमोशनल नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डायनेमिक माय फ्रेंड्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डायनेमिक। वहां पर एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्या होना? ह्यूमन पर्सपेक्टिव। ठीक है, सपोज कोई एक विडो आई आपके पास, 90 ईयर ओल्ड विडो, एंड शी इज हैविंग सम इशू विथ हर पेंशन, और कोई माइनर सा इशू है, उनका जो आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं हुआ है, एंड शी हैज लॉस्ट हर मोबाइल नंबर, और उसके वजह से अपडेट नहीं हो रहा है, बट शी हैज ऑल द डॉक्यूमेंट, माइनर इशू है। अगर आप ऑब्जेक्टिव हैं कि यू आर 100% टू द कोर ऑब्जेक्टिव, यू विल से कि बूढ़ी माता आप यहाँ से जाओ, आपका कुछ नहीं हो सकता। बट दैट इज अगेन against the ethos of public service. Okay, that is against the ethos of public service, because कोई माइनर टेक्निकल डिटेल के चलते आप एक बूढ़ी औरत को डिनाई कर रहे हो उसके राइट्स। आप क्या करोगे? यू विल बिकम अ लिटिल सब्जेक्टिव, यू विल बिकम अ लिटिल सब्जेक्टिव, एंड देन सब्जेक्टिव बन के, ओके, सब्जेक्टिव बन के आप उनको थोड़ा सा ह्यूमन टच दोगे कि देखो माता जी, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, दीज आर दी लूप होल्स in the system that you can exploit to get your pension, and you can live whatever is remaining of your life, okay, with dignity। ठीक है, तो ये दोनों जरूरी है। कंप्लीट जस्टिस सुना है ना, आर्टिकल 142। उसी तरीके से एज अ ब्यूरोक्रेट आपको ऐसे ऐसे केसेस देखने पड़ेंगे जहां पर आपको कंप्लीट जस्टिस करना होगा। और कंप्लीट जस्टिस में क्या होता है, कैन यू टेल मी? वहां पर फैक्ट्स ऑफ द केसेस नहीं देखे जाते हैं। यस और नो? आर्टिकल 142 याद है, राम मंदिर वाला केस, कंप्लीट जस्टिस, वहां पर फैक्ट्स को ओवरलुक करके, और सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ मैग्नानिमस स्टैंड। जो सुप्रीम कोर्ट है क्या करता है? इट टेक्स अ लार्जर देन लाइफ स्टैंड, और वो इग्नोर करता है सर्टेन फैक्ट्स टू गिव कंप्लीट जस्टिस। उसी तरीके से यहां पर अगर एससी सब्जेक्टिव हो रहा है अंडर आर्टिकल 142, लेकिन आर्टिकल 142 है क्या? इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड एट अदर पीपल्स विम्स एंड फैंसीज, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। उसी तरीके से एज अ सिविल सर्वेंट यू कैन ऑल्सो डू कंप्लीट जस्टिस, यू कैन ऑल्सो डू कंप्लीट जस्टिस, लेकिन सिर्फ इन सर्टेन केसेस। तो मैं अगर बोलूं तो यू कैन बी 80% ऑब्जेक्टिव एंड 20% सब्जेक्टिव, देन यू विल बिकम अ a good civil servant, because subjectivity नहीं होगी तो we will lose the human touch, we are going to lose the human touch। और ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो वी विल बी ड्रिवन बाय आवर इमोशंस, ओके, विच विल वायलेट द रूल ऑफ लॉ, विच विल वायलेट द प्रोसीजर्स। ठीक है, यस, वेल राउंडेड ब्यूरोक्रेट हम बोल सकते हैं। अब सब्जेक्टिविटी क्या है? सब्जेक्टिविटी आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव्स, आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। आप बीजेपी के फॉलोअर है कि कांग्रेस के फॉलोअर हैं? तो अगर मान लो कांग्रेस की सरकार है, आप बीजेपी के फॉलोअर हैं एज अ ब्यूरोक्रेट, या बीजेपी की सरकार है, आप कांग्रेस के फॉलोअर है एज अ ब्यूरोक्रेट, तो आप क्या कर रहे हैं? डेलिबरेटली आप अपने डिस्ट्रिक्ट में स्कीम्स को नहीं लगने दे रहे हैं, बिकॉज आप अंदर अंदर सोच रहे हैं कि मैं अभी स्कीम्स को नहीं इम्प्लीमेंट करता हूं, अगले 2 साल में सरकार आ जाएगी ना, तो मुझे प्लम पोस्टिंग मिलेगा। वो ऑपोजिशन के एमएलए ने बोला है कि अगले साल हमारी सरकार आ रही है, अभी जितने भी स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट मत करो। ऐसा भी होता है। बहुत सारे जो बायस्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसी तरीके की हरकत करते हैं। दे स्टॉप द स्कीम्स इन देयर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम गेटिंग एग्जीक्यूटेड। वो क्यों ऐसा करते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम आएगा तो मुझे हो सकता है कि अभी मैं छोटे डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूँ, नेक्स्ट टाइम जो हम ये मेरा फेवरेट गवर्नमेंट की सरकार आएगी, दे विल मेक मी डीएम ऑफ अ बिगर डिस्ट्रिक्ट, और दे विल कॉल मी टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। ओके, ये जो थिंकिंग होता है, दैट इज
सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, ओके। फीलिंग्स आप नहीं इंक्लूड कर सकते हो, ओपिनियंस आप अपने नहीं इंक्लूड कर सकते हो व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन। ऑब्जेक्टिविटी रिफर्स टू एलिमिनेशन ऑफ सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। आपको एलिमिनेट क्या करना है? अपने ओपिनियंस, फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव एलिमिनेट करना है व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन। मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, मैं बीजेपी के लिए वोट करता हूं, मैं कांग्रेस के लिए वोट करता हूं, डजेंट मैटर। लेकिन अगर मेरे फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिशन की सरकार है, दूसरे पार्टी की सरकार है, तो मैं स्कीम्स अनबायस्ड वे में, ऑब्जेक्टिव वे में इंप्लीमेंट करूंगा, बिकॉज दैट इज माई ड्यूटी एज एन आईएएस ऑफिसर, दैट इज माई ड्यूटी एज अ फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर और एन आईपीएस ऑफिसर, ऑल राइट, मे बी एन आईआरएस ऑफिसर एज वेल, अगर आप सेंट्रल में काम कर रहे हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन गवर्नेंस क्या होता है? सो ब्यूरोक्रेटिक क्लेम टू लेजिटिमेसी, ब्यूरोक्रेसी लेजिटिमेट कैसे होती है? हाउ डज ब्यूरोक्रेसी बिकम्स लेजिटिमेट? बाय adhering to the rule of law and by behaving rationally, by adhering to the rule of law and behaving rationally while performing their duty। आप लेजिटिमेट कब होते हो एज अ ब्यूरोक्रेट, या आपका जो आप जिस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के पार्ट हो, वो लेजिटिमेट कब होता है? जब आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हो और रैशनल बिहेवियर फॉलो करते हो। नहीं तो अगर आप बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो, तो पीपल विल नॉट think of you as someone who is legitimate, okay? Yes, Weber's bureaucracy, it's a good way to put this. Hence, for a civil servant to be rational, legal, it is important that the individual should be objective in his behavior, all right? अगर आप फेमस हो, बहुत एक इशू है पता है बिहार में एंड यूपी में, ये एक बड़ा इशू है, दैट आपकी जात पूछी जाएगी अगर आप जाओगे। अभी भी एक इशू है दैट पूछा जाएगा कि आप कौन से जात के हो, ओके, फ्रॉम विच कास्ट यू बिलोंग, ओके, एंड दे विल से कि आप राजपूत हैं, आप राजपूत, डीएम साहब आप राजपूत हैं, और डीएम साहिबा यू आर अ यादव, और डीएम साहिबा यू आर अ मे बी यू आर अ ब्राह्मण, सो आप इसीलिए इस बंदे को फेवर कर रहे हैं। वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, ओके, वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। वो देखा है लोधा, आईपीएस लोधा वाला, व्हाट इज दैट, नेटफ्लिक्स पे जो आया था, उसमें बोला था ना कि आप राजपूत हैं इसीलिए राजपूत चोर को नहीं पकड़ रहे हैं। देन ही सेड कि कौन, किसने बोल दिया मैं राजपूत हूँ? देन ही सेड कि आप राजस्थान से हैं। देन उसने क्या बोला फिर कि राजस्थान से हर आदमी राजस्थान का राजपूत नहीं होता है ना। बिहार फाइल्स, समथिंग लाइक दैट, क्या नाम था उनके, उनकी किताब पे लिखा था, जो किताब पे बेस्ड था, आईपीएस अमित लोधा, राइट। हाँ, सो दैट इज द थिंग कि आप अगर, लेकिन अगर आप नोटोरियस हैं, अगर आप नोटोरियस हैं कि भाई ये आईएएस ऑफिसर ना सिर्फ अपने कास्ट वालों को सपोर्ट करता है, तो आपके पास कोई जस्टिस के लिए नहीं आएगा, बिकॉज दे नो कि आपके पास जस्टिस की सुनवाई नहीं है। दे कैन नॉट डिपेंड ऑन यू फॉर जस्टिस, they cannot depend on you for justice if you are being subjective, okay? A public servant must not ignore facts and relevant considerations while making decisions। facts सामने रखो, जो भी important points है which is related to the case, okay, which is related to the document, which is related to the files that you are seeing, उनको कंसिडर करके आगे बढ़ो। अपने अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव, अपना इमोशन, अपना ब्रांड ऑफ लॉजिक लाने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके, सॉरी। It means even putting those facts which are inconvenient, okay, which go against your personal belief of official must be put into light। आपको पसंद नहीं है, ठीक है, सपोज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, आपको आपके मिनिस्टर ने बोला कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करो, आप फेवर में नहीं है, नहीं नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना नहीं चाहिए, लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट आपकी ड्यूटी है दैट यू आर ऑब्जेक्टिव, चुपचाप आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आपको टास्क दिया गया आपने कंप्लीट किया, आप घर गए, और वहां पर मे बी अपने बेडरूम में या अपने लिविंग रूम में बोल रहे हो नहीं यार गलत हो रहा है, यूसीसी नहीं आना चाहिए या यूसीसी आना चाहिए, मे बी उल्टा भी हो सकता है। सो दैट इज योर पर्सनल ओपिनियन कि यूसीसी आना चाहिए या यूसीसी नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको जो काम दिया गया है आपको लॉजिक के साथ करना है, फैक्ट के साथ करना है, रैशनल होके करना है, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर ड्यूटी।
नहीं तो अगर आप अपने पर्सपेक्टिव, आप अपने इमोशंस, अपना ब्रांड ऑफ लॉजिक घुसाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ओके, देन यू विल नॉट बी अ ब्यूरोक्रेट एंड यू विल नॉट बी अ लेजिटिमेट ब्यूरोक्रेट, एंड इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी खतरे में आ जाएगी. वाई? ऊपर देखो, लीगल स्ट्रक्चर या रूल ऑफ लॉ से आप पावर डिराइव कर रहे हो, उसी को वायलेट कर रहे हो बाय बीइंग सब्जेक्टिव. ओके, in a diverse country like India, caste, religion, region, etc. evoke passionate response. Okay, पैशनेट रिस्पॉन्स इवोक करता है. बहुत सारे केसेस आते हैं कि दो गुटों में मारपीट हुआ. सपोज एक नॉर्थ इंडियन है या साउथ इंडियन है, एक हिंदू है या मुस्लिम है, एक अलग अलग कम्युनिटी का लोग है. ठीक है. सो वहां पर क्या है, दोनों में लड़ाई हो गई और पब्लिक ओपिनियन इज स्क्यूड इन फेवर ऑफ वन कम्युनिटी, या इट इज स्क्यूड इन फेवर ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल. तो वहां पर आप क्या कर रहे हो एज अ पुलिसमैन, जबरदस्ती का पब्लिक ओपिनियन के साथ जाके आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को अरेस्ट कर रहे हो जिसकी माइट भी कोई गलती ना हो, लेकिन वो उसका जो आइडेंटिटी है, आप उस पे उसको यूज करके आप उसको जेल में डाल रहे हो. ऑलराइट, सो वो इशू है, बिकॉज यू हैव टू सी द फैक्ट्स ऑफ द केस. मे बी लड़ाई उस बंदे ने स्टार्ट की हु बिलोंग टू द डोमिनेंट कम्युनिटी या डोमिनेंट ग्रुप. हो सकता है उसने स्टार्ट किया, लेकिन आपने किसको पकड़ के अंदर डाल दिया, माइनॉरिटी ग्रुप के, जिसका हु इज फ्रॉम अ वल्नरेबल, हु इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वल्नरेबल पोजीशन. ऑल राइट, तो वल्नरेबल लोगों का राइट्स आप ट्रैम्पल करोगे अगर आप सब्जेक्टिव हो अपने अप्रोच में एज अ ब्यूरोक्रेट. So a civil servant need to rise above subjective preferences of one's own caste, religion or region and shall take merit based decisions. Okay, merit based decision आपको लेना है. ठीक है. Achieving higher objectivity in public policy, how that is possible? कैसे हम objectivity को बढ़ा सकते हैं? What are the ways? All right, हम objectivity को बढ़ा सकते हैं. So focus on aptitude training of civil servants for inculcation of public service value. तो आपको लबासना वगैरह में वहां पर aptitude training देना पड़ेगा, उस तरीके के foundational values इम्पार्ट करने पड़ेंगे, बार बार इम्पैक्ट करने पड़ेंगे. They have to be drilled inside the head of the civil servant. Consider merit cum means approach in critical public policy decision. The bureaucrat has to consider merit cum means, मतलब मेरिट क्या है केस का, और उस पब्लिक पॉलिसी में किसको सबसे ज्यादा जरूरत है. दो कम्युनिटी है, सपोज एक कम्युनिटी, दो कम्युनिटी, और आपको बोला गया कि एक रूल, एक ऐसा स्कीम जनरेट करो विच विल बेनिफिट बोथ कम्युनिटी. सो आप क्या देख रहे हो कि इसको मैं कैसे बैलेंस करूं, इस स्कीम को मैं कैसे बैलेंस करूं, व्हाट इज द वे. तो आप वहां पर क्या देख रहे हो, मेरिट क्या है केसेस का, वाई दीज टू कम्युनिटी आर नीड ऑफ द स्कीम, एंड इन दोनों कम्युनिटी में से किसको ज्यादा जरूरत है, तो उसको आप ज्यादा फंड एलोकेट करोगे. डजेंट मैटर कि आप कौन से रिलीजन में, भी वो आपके रिलीजन के दूसरे के लोग हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, जिनको आपको ज्यादा मींस एलोकेट करना है. बट आपने क्या किया, यू आर बीइंग सब्जेक्टिव, और आपने अपने रिलीजन या अपने कास्ट के लोगों को ज्यादा एलोकेट कर दिया. बहुत होता है, दिस इज अ वेरी कॉमन फेनोमेना, राइट. सो एज अ ब्यूरोक्रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज you cannot expect objectivity from politicians. The politicians, they thrive on subjectivity. All right, they thrive on subjectivity. As a bureaucrat, since your legitimacy is based on rule of law and logical reasoning, तो आप उसको violate नहीं कर सकते. You cannot violate this rule of law. The politician can, because he has to get elected by hook or crook, and that is the bane of democracy. That is the bane of democracy, that the politician, all right, he is forced to take a subjective stand. But as a bureaucrat who is unelected and will be there till his retirement, ठीक है, तो आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, अदरवाइज योर होल स्ट्रक्चर टू विच यू बिलोंग will lose the legitimacy. Then inculcation of critical thinking rather than blindly following the orders of seniors or political bosses. Okay, तो आपके political bosses
हो सकता है आपको एक सब्जेक्टिव डिसीजन के लिए बोले, बट यू हैव टू टेक अ स्टैंड समवॉट। ओके, यू हैव टू टेक अ स्टैंड समवॉट। मे बी सपोज एक कोई कम्युनिटी है वो अनपॉपुलर है, ऑलराइट, कोई कम्युनिटी है वो अनपॉपुलर है और उसका कोई बंदा पकड़ा गया है, एंड वो इनोसेंट है, आपने पकड़ा लेकिन वो इनोसेंट है, आपको पता है, एंड योर पॉलिटिकल बॉस माइट से कि मामला गर्म है, इसके खिलाफ आप 4-5 केसेस लगा दो और इसको 2 साल के लिए जेल में डाल दो, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा एंड ही कैन गेट आउट उस समय। लेकिन बोल रहे हो यार इनोसेंट को क्यों डालना है जेल में, जस्ट फॉर सम वोट्स, आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो इट इज माई ड्यूटी एज अ ब्यूरोक्रेट, इट इज माई ड्यूटी एज अ ब्यूरोक्रेट कि मैं एक ऑब्जेक्टिव स्टैंड लूं, मैं फैक्ट्स ऑफ द केसेस देखूं। नहीं, ये बंदा माइट बी फ्रॉम अ रॉन्ग कम्युनिटी, माइट बी फ्रॉम अ कम्युनिटी विच इज नॉट पॉपुलर राइट नाउ इन द पब्लिक स्फीयर, बट इसने कुछ गलत नहीं किया। ओके, इसने आई एम टेकिंग दैट स्टैंड, एंड इफ यू वांट हिम टू गेट पनिश्ड, यू ट्रांसफर मी फर्स्ट। ओके, यू ट्रांसफर मी फर्स्ट एंड मे बी अपॉइंट सम लैकी ऑफ योर्स, ऐसा भी आप कर सकते हो। बट मैंने सुबह भी एक चीज बताई थी आपको, देयर इज अ अटैचमेंट टू प्लम पोजीशंस in among bureaucrats, there is an attachment to plum positions, so that's why they succumb to subjective pressure, they succumb to subjective pressure because there is an attachment to plum position। अगर fearless रहोगे, अगर fearless रहोगे तब जाके ही आप कुछ काम कर सकते हो, all right, and all it needs is, you know, to show some spine, all it needs is to show some spine, you never know what can work। एक मैं देख रहा था कि एक स्टेट है, सेंट्रल इंडिया का स्टेट था, उसमें आईएएस ऑफिसर को फोन करके धमकी दे रहा था एमएलए कि तुम ऐसे नहीं करोगे अगर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन था, मैंने कह दिया तो कह दिया। ही वाज सेइंग टू दैट आईएएस ऑफिसर, एंड द आईएएस ऑफिसर वाज अ नो नॉनसेंस गाय। वो मतलब वो किसी की सुनता नहीं है और एक एक रुपए सैलरी में नहीं लेता, ही डोनेट्स हिज सैलरी एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ। तो उसको प्लम पोजीशन का कोई वो नहीं था कि मुझे सैलरी से होगा या प्लम पोजीशन से कुछ ऐसे होगा, ठीक है। जस्ट ही सेड कि अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें अगर ये सब हरकतें करना है तो मेरे ऑफिस से निकल जाओ। एंड ही वाज सेइंग दिस टू अ रूलिंग पार्टी एमएलए, टू अ रूलिंग पार्टी एमएलए। व्हाई? बिकॉज ही हैड नो फियर। वो तो बोलता है कि ठीक है जी, मैं आई कैन गो टू दी स्टेट सेक्रेटेरिएट, वहां अटैच कर दो, मैं अपना मस्त गार्डनिंग करूंगा, ऑल राइट, मैं मस्त गार्डनिंग करूंगा, डीएम नहीं बनना मेरे को। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, दिस रूलिंग पार्टी एमएलए ही वेंट टू द न्यूज चैनल्स and he said that we are lucky to have this IS officer amongst us, that I put pressure on this person, all right, I put pressure on this person और ये माना ही नहीं। एंड वी आर लकी, दिस एमएलए जिसको बोला आईएएस ऑफिसर ने कि यहाँ से भागो, मेरे मेरे केबिन से भागो, जो तुमको करना है कर लो। एंड ही सेड दैट वी आर लकी कि हमारे स्टेट के ये आईएएस ऑफिसर हैं, एंड वी आर सो लकी टू हैव हिम। ओके, एंड इट वाज द न्यूज वाज फ्रॉम अ सेंट्रल इंडियन स्टेट, तो समझ जाओ कौन से स्टेट से था। ओके, हाँ, वो फिर नहीं होगा। A public servant may face circumstances and challenges where subjectivity is to be considered। आपको अभी तक हमने क्या बात की? ऑब्जेक्टिविटी की बात की, कैसे ऑब्जेक्टिव आप रह सकते हो, क्यों ऑब्जेक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रहोगे तभी जाके लेजिटिमेट रहोगे। लेकिन देयर मे बी सम इश्यूज जहां पर आपको सब्जेक्टिव बनना पड़े। मैंने आपको दिया था वो ओल्ड लेडी का किस्सा, हु इज स्ट्रगलिंग फॉर हर पेंशन due to a minor technical detail। So, as an IS officer, using your power, you can be a little subjective and take a humane stand and do complete justice for that lady. And do what? Complete justice for that lady. Yeah, for any vulnerable people. Okay. हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, सपोज यू आर अ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो, एंड देयर इज अ प्लेयर who is who is injured and he is about to lose his his funding from the state government, but he is a good player। तो लॉजिकली देखो, अगर ऑब्जेक्टिवली देखो तो आपको उसका फंडिंग कैंसिल कर देना है, लेकिन यू विल बी टेकिंग अ सब्जेक्टिव व्यू and you will be doing complete justice to that football player or whatever player। okay, and you will say कि नहीं, इसकी फंडिंग हम थोड़ा सा आगे कर सकते, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, because he is a good player
एंड ही इज स्ट्रगलिंग ड्यू टू पर्सनल प्रॉब्लम्स, और ये नेक्स्ट सीजन में अच्छा करेगा। तो यहाँ पर जो केसेस है, ऑलराइट, फॉर इफ यू वांट टू डू गुड, और माइनर टेक्निकल डिटेल्स है जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ खतरा नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की न्यूट्रलिटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिविटी पे कोई खतरा नहीं है, तो यू कैन टेक अ सब्जेक्टिव स्टैंड एंड यू कैन टेक अ ह्यूमेन व्यू, एंड देन you can be a wholesome or a holistic, okay, person or a holistic bureaucrat. ठीक है? Thus, while the actions and decisions of public officials should be as per law, and that is as per law is what? Objective, but they shall also be accommodative of humanitarian values as well. Yes, social and emotional intelligence यहीं पर आता है। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? पता होना चाहिए कहां पर सब्जेक्टिव हूं मैं, where I should be subjective and where I should be objective. That is your actual emotional intelligence. Okay, that is your actual emotional intelligence. Any questions that you guys might have? We covered three important topics: honesty, objectivity, and conflict of interest. तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगा ही। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और केस स्टडी का बहुत पुराना रिश्ता है। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू कम, ऑलराइट, इन योर एग्जामिनेशन इन वन फॉर्म और अनदर। So please prepare case studies related to conflict of interest very well. All right. Yes. Any questions that you guys might have related to all these three topics? लॉयल्टी कहाँ लाई करती है सिविल सर्वेंट की? कॉन्स्टिट्यूशन में। यस, जहां पर आप ओथ देते हो वहां पर एज अ सिविल सर्वेंट आपकी लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है। ओके, आपकी लॉयल्टी वहीं पर एग्जिस्ट करेगी जिसपे आपने ओथ ले रखी है। और आप ओथ किस पे लेते हो एज अ सिविल सर्वेंट? आप ओथ कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हो। यस, सो योर लॉयल्टी लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन कहां से पावर डिराइव करता है भाई? द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, एंड so your ultimate loyalty lies to the people. Your ultimate loyalty lies to the people, not to your family, not to your friends, not to your political bosses, not to your juniors, not to your seniors, not to some random business interest. It lies to the people of India through the constitution on which you have taken an oath. Yes. वो अलग बात है, वो अलग बात। अगर कोई मिनिस्टर ऐसा लॉ बनाए जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नॉट एन इशू फॉर यू एज अ ब्यूरोक्रेट, दैट इज समथिंग विच उसका रोल किसको असाइंड है? आर्टिकल 13 याद करो। अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो आपका रोल नहीं है एज अ एज अ ब्यूरोक्रेट। आर्टिकल 13 में फिर वो हेडेक हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो यू कैन बैंक ऑन देम सुप्रीम कोर्ट, और जब जब तक सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट नहीं आता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है, तब तक एज अ ब्यूरोक्रेट यू आर ऑल्सो ऑब्लिगेटेड टू एग्जीक्यूट, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ वॉट? यू आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, राइट? तीन ऑर्गन होते हैं ना गवर्नमेंट के: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो आप किसके पार्ट हो एज अ ब्यूरोक्रेट? यू आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अगर कोई लॉ ऊपर से बना है एग्जीक्यूटिव से, तो जब तक जुडिशियरी इंटरवीन नहीं करती एंड स्ट्राइक्स इट डाउन, तब तक आप उसको फॉलो करोगे। लेकिन जिस दिन जुडिशियरी ने बोला इट इज अल्ट्रा वायर्स, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उस दिन से आप मना कर दोगे कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एंड दिस प्रोग्राम दैट यू हैव, दिस स्कीम दैट यू हैव मेड, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो हियर इज माई अल्टीमेटम दैट अगर आपको मुझे फोर्स ही करना है तो आप किसी और को रख लो, बिकॉज एज एन ऑब्जेक्टिव ब्यूरोक्रेट आई कैन नॉट गो अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द जुडिशियरी। ओके, minister represents the popular will, not exactly. Yes, he does. The MPs, okay, the legislators represent the political will, but जो हम लोग का कंट्री है, it runs on the constitution, and the people have entrusted their power to the constitution first, and constitution से legislature में जा रहा है power। तो अल्टीमेट पावर कहां पर है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, बिकॉज जो पीपल है उन्होंने इनडायरेक्टली लेजिस्लेचर को पावर दिया है। पहला पावर का रूट तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना। यस, प्रेसिडेंट सुनता है ऑनेस्ट, अगर पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा हो गलत काम के लिए। प्रेसिडेंट क्यों सुनेगा? प्रेसिडेंट इज नॉट दैट पावरफुल। प्रेसिडेंट इज इन डी फैक्टो रबर स्टैम्प है। अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट इज अ डी फैक्टो रबर स्टैम्प,
डी योर इंडिपेंडेंट ऑफिस है, बट डी फैक्टो रबर स्टैंप है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट एक सीन था मूवी में, रेड, याद है अजय देवगन का, वेयर इंदिरा गांधी कॉल्स हिम एंड आस्क्स, ही इज एन आईआरएस ऑफिसर, ही इज प्लेइंग एन आईआरएस ऑफिसर इन द 70s, एंड इंदिरा गांधी आस्क्स कि क्या बहुत जरूरी है इन पे केस करना, ओके इन पे केस करना, तो ही सेज कि यस मैम, इनका जो रेड है बहुत जरूरी है, बिकॉज आई हैव कंक्लूसिव एविडेंस, आई हैव कंक्लूसिव एविडेंस दैट इनके पास पैसा है, ऑलराइट, ब्राइब का पैसा है। सो शी सेड कि ओके यू कैन गो अहेड, आई एम रेडी टू, ओके आई एम रेडी टू टेक द पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, बट अगर आपके पास सही में प्रूफ है तो यू गो अहेड, ऑलराइट, एंड डू दैट। ऐसे लेकिन अब पॉलिटिशियंस कम है, अब इट्स मोर ऑफ अ इलेक्शन विनिंग मशीनरी वाला क्लाइमेट है, कि विन इलेक्शंस बाय हुक एंड क्रुक, दैट दिस इज नॉट द कंट्रीज ऑफ द 70s एंड 80s। तो अब माइट नॉट बी, अब सब्जेक्टिविटी बढ़ गई है, बिकॉज आप देखोगे तो ब्यूरोक्रेट्स, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली सब्जेक्टिव, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली सब्जेक्टिव। उसमें से एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, एक यूपी की सीएम साहिबा थी, तो जब वो गाड़ी से उतरती थी तो वर्दी में पुलिस वाले, policemen in uniform with the IPS star and IPS written on their lapel, they used to touch the feet, touch the feet of that CM Sahiba. So that was highly subjective behavior. This is not objective behavior, because rules में क्या लिखा है, that you have to salute, that you have to salute. So that is objective behavior. Whereas those IPS officers, they used to sit down and touch the feet. उसके बाद जो भाई साहब आए, सीएम बने, उनके पैर पे बैठे हुए थे एक आईपीएस ऑफिसर, पैर दबा रहे थे, ऐसा ऐसा एक फोटो आया था कि उनका कुछ महोत्सव चल रहा था एंड पैर दबा रहे थे। तो दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव बिहेवियर। पैर क्यों दबाओगे आप अगर यूनिफॉर्म पहने हो तो दैट इज अगेंस्ट, ओके दैट इज अगेंस्ट द लॉ, that is a very subjective behavior, because you want favors, all right, you want favors from the conflict of interest भी है इसमें, ओके conflict of interest भी है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट, सब्जेक्टिव बिहेवियर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। जितने भी फ्यूडल स्टेट है वहां के ब्यूरोक्रेट काफी ज्यादा सब्जेक्टिव बिहेवियर करते हैं, जितना भी नॉन फ्यूडल स्टेट है जहां वहां पर ऑब्जेक्टिव बिहेवियर ज्यादा है, ओके।